नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान, हरियाणा सरकार में ओएसडी और ओएसडी से पहले कलाकार गजेंद्र फोगाट जी, जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, देश विदेशों तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। तो बहुत बहुत स्वागत है गजेंद्र फोगाट जी आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। हरिभूमि के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर। कलाकार के लिए एक चीज तो होती ही है कि शुरुआत में ही हम कोई आपके मुख से कोई चीज सुने और फिर आगे बढ़े तो मजा आ जाएगा। अच्छा। जी। गीत तो मैंने काफी हम्म। गाए हैं। तो एक मेरा गीत है सेक्टर वाली कोठी में, वो सुना जी। देता हूँ आप। हेरा लमणिया में सबकी ड्यूटी लाग गया करती खेता में, लत्ते मारे धस जाते थे सारे बालू रेता में, फिर कुएं पे नहा के खाते थे रोटी धर के घी। गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कति नहीं लागता जी, बोहिए में तो रोटी लेकर गुड़की गेल्या खाना रे। बैठ गजेंद्र सोच कैसे आवे टाइम पुराना रे, वाह बचपने वाली खुशी करोड़ा में नहीं मिलती, गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कति नहीं लागता जी। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। तो हम शुरू से बात शुरू करते हैं सर कि आपने, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था तो आपने बताया कि रैप आपने शुरू किया था उस दौर में जब लोग जानते भी नहीं थे। तो 97। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 97 में एक कैसेट आई थी, हेलो अंगूरी। तो उस कैसेट में मेरा और सरिता चौधरी जी, जो अभी दिवंगत हो गई जी जी जी। पिछले कुछ साल पहले, हम दोनों की ड्यूट कैसेट थी वो। उसमें मैंने रैप किया था। तो वैसे तो जो कैसेट कंपनी के मालिक थे, केसीआई कंपनी थी, कैलाशपति कैसेट इंडस्ट्री, तो उसके जो मालिक थे हमारे सैनी साहब थे, कुलदीप सैनी जी। उन्होंने कहा यार ये क्या है, मैंने कहा जी ये रैप है। तो बोले तो मरवाओगा, तो ये किसी ने सुनाया नहीं आज तक। तो मैं कहा जी कोई नई चीज जरूर करनी चाहिए, तो हमने वो रैप का, हालांकि वो उस समय जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे नए कीर्तिमानों की सफलता बहुत सारी असफलताओं और एक्सपेरिमेंट्स की असफलताओं पे टिकी होती है। बिल्कुल ठीक। तो आज रैप सर चढ़ के बोल रहा है, हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि हमारी जिंदगी, हमने जो प्रयास शुरू करे वो हमारे छोटे भाई बहन इवन हम भी उसको भली बाती कर रहे हैं। जी जी। तो आपने छोड़ क्यों दिया? क्योंकि शुरू आपने 2 कैसेट निकाली थी उस दौर में। मैंने रैप, हाँ, बल्कि एक भगत सिंह का रैप भी मैंने किया था। वो मेरी कैसेट आई थी एसएमआई। जी जी जी। उसमें मैंने भगत सिंह पे गाना गाया था, उसमें भी मैंने रैप किया था। असली हीरो का जब जब आवा ख्याल, खून खोल जावा आवा भगते की याद, बोले सारे तन अरे तेरी कुर्बानी ने, शर्म आनी चाहिए हमारे देश की जवानी ने, उस जिसी सोच रखो करो बड़े काम, छोरिया का बैम छोड़ो दस से भी हराम, छोड़ो बटुए तक फोटो, छोड़ो बटुए तक फोटो, जिसकी भी लाई लाओ अपने भगत की रह फोटो मेरे भाई, भाई कर कारा पे लिखाओ इनकलाब, देश के दुश्मन पे फेंक दो तेजाब, देख लेंगे पाछा जो भी पाड़ेंगे वे पाड़ लेंगे, और दो रात साले मारा के बिगाड़ लेंगे, चोरा का नहीं चलेगा देश में व्यापार, भगत का नाम लेगा करो शुरुआत। इस तरह से लंबा रैप पूरा याद रख रखा है आपने। लिखा ही मैंने था। मैं अपने गाने खुद लिखता हूँ मैक्सिममली, तो याद ही रह जाता। तो ये रैप भी किया था उन दिनों। ये भी काफी पहले कैसेट आई थी, आई थिंक 2006-7 में आई थी। तो उस टाइम भी रैप, बट ये रैप भी असफल हुआ क्योंकि वो एक नया एक्सपेरिमेंट था। मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा वो एक्सपेरिमेंट तो असफल हो गया, लेकिन आज सारे एक्सपेरिमेंट सफल होने लगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो लोग रैप कर रहे थे जी, हरियाणा में जैसे मैं कर रहा था, मुंबई में बाबा सैगल कर रहे थे जी, और भी कुछ आर्टिस्ट थे, एक दो आर्टिस्ट, और बोहेमिया पंजाब में कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उस टाइम की जो स्टार्टअप था वो आज बहुत अच्छा फल लेके आ रहा है। अच्छा है, आज खुशबू फैली हुई है। तो ऐसे ही नए एक्सपेरिमेंट, अभी हम सूफी पे काम कर रहे हैं, हरियाणा में सूफी पे काम कर रहे हैं। मैंने सुना था, जी जी, कमाल कर दिया उसने। सूफी भी अच्छा। मैंने एक सूफी सॉन्ग किया था, सामण बीत गया सारा। हाँ, तो वो मैंने हिंदी फिल्म के लिए गाया था। तो उसमें हरियाणवी हमने मिक्स की थी। तो धीरे धीरे करके अब सूफी पे भी काम हम चल। अच्छा, वो जो सामण बीत गया सारा आपने सूफी अंदाज में गाया था, थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा? हाँ। सावन बीत गया सारा, सावन बीत गया सारा, कदे झूल गली ना डाली, मैं तेरी फोटो के संग झगड़े जासू, जो दर गया था याली में, सामन बीत गया सारा। स्थाई हमने एक रायनी से उठाया।
और उसके जो अंतरे थे वो हमने खुद लिखे थे। जी तो इस तरह से अब सूफी में भी हमने कई 3-4 एक्सपेरिमेंट किए जो के हम्म इतने सफल नहीं हुए, पर बनियो भी रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हरियाणवी सूफी भी सर चढ़ के सूफी बोलेगा। बोलेगा जी। जिस तरह हमारा रैप जो है उस टाइम पे बेशक थोड़ा सा ढीला रह गया था, पर आगे जो है वाली पीढ़ी ने बहुत संभाला। एक्सपेरिमेंट करने वाले तो बदलाव करते मुझे हैं। लगता है कि एक्सपेरिमेंट ही बदलाव लाता है। हम्म एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, सफल या सफल नहीं होगे। देखो मैंने सुना है कि जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हमारे अंग्रेज थे वो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में लगभग 250 बार वो किया और 250 बार वो असफल हुए। तो उनका एक शिष्य था, वो उनको छोड़ के चला गया, आइंस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किए तो 250 बार वो असफल हुए अलग अलग एक्सपेरिमेंट के रस्तों से। तो वो छोड़ के जब जा रहा था तो उन्होंने कहा, तू मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है? कि आपने इसी एक्सपेरिमेंट में 250 बार प्रयोग कर लिया अलग अलग रास्ते अपना के, सफल तो आप हो नहीं रहे, तो फायदा इसको छोड़ दो। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि मैं 251 बार सफल हो जाऊं, लेकिन 250 बार मुझे ये पता लगा कि मैं गलत रास्ते पे था। हाँ। और ऐसा बताते हैं कि ऐसा हुआ कि 251 उनका एक्सपीरियंस सफल हुआ ना। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये चीजें होती है। अब बात आती है कि आप थिएटर से भी रहे हैं और गायक भी रहे हैं, तो पहले किस तरफ आपका रुझान? ऑब्वियसली आई स्टार्टेड माय करियर एज एन थिएटर आर्टिस्ट जी। तो आई स्टूड बेस्ट एक्टर इन 1995। वो हमारा यूथ फेस्टिवल था जी। तो उसमें राजा का पास एक नाटक हमने प्ले किया था, जिसमें रामेश्वर दयाल का रोल था मेरा। तो थिएटर से स्टार्टिंग में जुड़ाव था। हालांकि सिंगिंग का मुझे शौक था बचपन से, बट जो पहला मंच मुझे मिला वो थिएटर से ही मिला। थिएटर और हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा, क्योंकि मैं ढोलक बचपन से ही बजाता था। शौक था जी। मेरी माता जी के साथ मैं मंदिर में जाता था, तो वहां पे ढोलक पे हाथ मार लेता था 6th ऑनवर्ड्स। तो लेकिन मेरा मेन मुझे जो बड़ा मंच मिला वो मुझे थिएटर में मिला। तो स्टार्टिंग आप थिएटर से भी कह सकते हो। इसीलिए मैंने उसके बाद एज एन एक्टर डीडी मेट्रो पे एक सीरियल आता था शिवरंजनी, उसमें एज एन हीरो किया मैंने। पंजाबी फिल्म जुगाड़ी.com नसरत गिल के साथ मैंने की, फिरोज खान के साथ जी। और मेरे मैक्सिमम गानों में फीचरिंग और एक्ट मैं खुद ही करता हूँ। अभी एक नया गाना उसमें खुद ही मैंने एक्ट किया जी। आपने एक उसमें कहा था कि आप एनएसडी से भागे हुए, वो क्या किस्सा था? वो तो ये था कि एनएसडी में मेरा दाखिला तो हो गया था, निर्मल पांडे जी का जूनियर था, उन्होंने मेरी इनफैक्ट रैगिंग भी ली थी। मनोज वाजपेयी जी से पहला बैच मेरा सुपर सीनियर बैच था। बट वहाँ बिरजू महाराज जी जो थे बहुत गुणी थे, उनके साथ थोड़ा सा मचमच हो गया था। तो इस कारण से जो है मैं छोड़ के भागा है फिर। क्या मचमच हो गया था उनसे? वो भी किस्सा अच्छा है एक्चुअली। ऐसे ही एक ऑडिशन था, म्यूजिकल ऑडिशन था, तो उसमें उन्होंने कहा कि चलो सुनाओ। तो मैंने कहा जी आप सुर तो दो जी। तो उन्होंने कहा नहीं कैसे भी सुनाओ। मैंने कहा नहीं पहले आप मेरे को सी शार्प माइनर दो। तो उन्हें लगा कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, तो वो मुझे थोड़ा गुस्सा हो गए और मैंने फिर गाया नहीं। गलती मेरी थी, वो मेरे से ज्यादा गुणी है और गुरु है जी। मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मैं उस टाइम यंग था और कई बार आदमी खून के जोश में जो है ना कई गलतियां कर बैठता है, धृष्टताएं कर बैठता है, इसका उन्हें बाद में एहसास होता है। तो उस टाइम अगर मैं उनकी बात मान लेता तो क्या पता आज मैं कहीं एक्टिंग कर रहा होता जी। बट मुझे लगता है कि आज भी मैं सही हूँ। तो उस बात में वो मलाल नहीं है, बट ये कि वो कोई और रास्ता था। हो सकता है परमात्मा ने आपके साथ बैठ के बात कराना लिख रखा हो, तो इसलिए फिर आना जी। वो दृष्टा करा जी। तो गजेंद्र फोगाट का गुरु कौन है गाने में? मेरे गुरदास मान साहब हैं मेरे गुरु। और मैं 87 में मैंने उनको पहली बार सुना और उसके बाद मैं उनका दीवाना हो गया। तो फिर उसके बाद फिर उनके गाने कॉपी किए, गाए स्टेजों पे। इनफैक्ट जो पहला सॉन्ग मेरा बड़े मंच पे था वो उन्हीं का गाया हुआ थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, वो गाया था मैंने। तो उसके बाद से मैं एज ए सिंगर एस्टेब्लिश हो गया था आसपास के एरियाज में, सोनीपत में, सीआरए कॉलेज में। तो फिर उसके बाद उनसे मुलाकात भी हुई और मैंने बताया कि गुरुजी मैं तो आपको 87 से ही फॉलो कर रहा हूँ। तो उसके बाद तो फिर उनके साथ मंच भी साझा करने का मौका मिला और आज भी वो मेरे जो है ना, अभी भी वो मेरे मार्गदर्शक है। अभी भी मैं कहीं अटकता हूँ तो उन्हीं का ही स्टेज शो देखता हूँ जी। तो आपने आगे शिष्य कितने बनाए जिस नहरियाण में चले गए? कोई शिष्य नहीं बनाया।
सारे भाई है, कोई चेला नहीं। हरियाणा में चेला बना फिर खाली नहीं। वो चेला लेके बैठ जाए। हाँ, आड़े आड़े। क्योंकि यहाँ कलाकार की पहचान उसके चेलों से भी ज्यादा होती है। मैं चेले बनाने में विश्वास नहीं रखता। एक मैंने सॉन्ग सुना था हाँ धर्मवीर जी का। जी। चंदीराम के पुत्र हैं, धर्मवीर काड़ा का है उन्होंने, उनका सॉन्ग सुना था मैंने, बघानिया। उसमें रंज एक किस्म था। बोला बाबा जी मैंने चेला कर लिया। बोला चेला ना करूं भाई। बोला क्यों? बोला पहले करने छोड़ दी। बोला बता दो क्यों? बोला बच्चे चेले घड़े आए, एक चेली आ गई, उसका नाम कृपा था, चेले का नाम दया था। चेली का नाम कृपा, चेले का नाम दया, कृपा दया में गुड़ खोया, चेला कृपा दया लेके साफ गया बाबा एक लहर है, उस पर चेली बानी छोड़ दी। तो वो था ही तो मजाक की बात, पर वो ना बड़ी अच्छी लगा करती है बात। तो चेले के मित्र सारे भाई हैं, ये जीवन यात्रा है कला की। इसमें जो सा हमारी बस में चढ़ लिया वो भाई है, जो सा ना चढ़ पाया वो से यात्री। तो गजेंद्र फोगाट हरियाणा में सुनते किसको है खुद के अलावा? मैं हरियाणवी। हाँ, हरियाणा में कोई भी कलाकार को जो आपको लगता है कि हाँ ये उभरते हुए। मुझे गुलाब सिंह कुसुम तंवर की जो पुरानी रागनियां हैं, वो मुझे विरासत में मिली, मेरे पिताजी सुना करते, तो बहुत सुना है। राम रांडा जी की मैंने कॉमेडी बहुत सुनी, हाँ शुरू से ही, हाँ है ना। और तो सीडिया तो लिखते बहुत, कैसेट आती, कैसेट आती, सीडी का आविष्कार नहीं हुआ, हाँ बाद में। तो जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम भी कैसेट ही आती थी, टेप आती थी, और सीडिया तो उसके शायद 10 साल बाद आई। तो राम मिरांडा जी कॉमेडी सुनी, गुलाब सिंह कुसुम तंवर की रागनियां सुनी, प्रेम देहाती जी की गुलाब सिंह की रागनियां सुनी, क्योंकि मैं फोक से बड़ा इंटरेस्ट रहा हूँ, तो सॉन्ग सुने बहुत सारे। और नो डाउट रागनी में करमपाल शर्मा जी की रागनियां भी बड़ी अच्छी रही, मुझे अच्छी लगती थी। राजकिशन अगवान प्रिया बड़ी बढ़िया रागनी गाते थे, और सत्य फरमानिया भाई साहब, ऐसे बहुत सारे लोग गायक थे जिनको मैं सुनता रहा। और उसके बाद अगर नए सिंगर्स में लगाएं तो राज मावर बहुत अच्छे सिंगर हैं, राजू पंजाबी दिवंगत हो गए, वो बहुत अच्छे सुरीले सिंगर थे, और सोमवीर बहुत अच्छा गाते हैं। इसके अलावा अपना धर्मवीर भाई साहब के जो बेटे हैं सोनू बगाड़िया, वो बहुत अच्छा गाते हैं। और एक लड़का है फिल्मी, उसका मेरे को गाना बड़ा अच्छा लगता है, आले का चालू तनई से शहर में, वो मैंने कई बार बड़ा सुनता हूँ। और अभी हैमी का गाना बहुत अच्छा लगा मेरे को, मेरा देख का टाइम है बढ़िया हुई खराब रजनी की घड़ी, मैं तो वो बहुत अच्छा मेरे को लगा, तो वो भी बहुत सुनता हूँ मैं। और नए जितने भी हैं, सुमित पार्ता है या रेणुका है, उनके बड़े अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और इसमें कितनी लड़कियां सिंगर तो सारी लगभग बहुत अच्छी हैं। शिवा है, बहुत अच्छी परफॉर्मर है, हालांकि है उत्तराखंड से वो, बट वो हरियाणवी में ही परफॉर्म करते हैं। हाँ, और बहुत सारी ऐसी नई आवाजें हैं जिनको बहुत पसंद करते हैं। इसी से एक सवाल मेरा है, हालांकि ये इतना जल्दी नहीं पूछा जाना था, पहले मैं पूछ रहा हूँ कि जो पहले गायन था वो था कि साजिंदे बैठते थे, हाँ, गायक खड़ा होता था, लोगों से सीधा कनेक्ट था। अब आप लगा देते हो पेन ड्राइव और वो कनेक्ट क्या, वो सामने बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, वो दर्शक टूटने को होते हैं। ये आपको क्या लगता है कि ये उठान है या पतन उस चीज का? ये उठान पतन का तो मैं जजमेंट एकदम से नहीं कर पाऊंगा, पर लेकिन एक बात तो है, एक आदमी मृदंग बजाता था, तो रोज एक बकरी का बच्चा मेमना उसके पास आके बैठ जाता था। एक दिन उसने मृदंग रोक के कहा कि क्या मैं इतना अच्छा बजाता हूँ कि तू मंत्रमुग्ध होकर मेरे पास आके बैठ जाता है? उसने कहा जी निस्संदेह आप बजाते तो अच्छा हो, पर मैं इसलिए नहीं आता, मैं तो इसलिए आता हूँ कि जिस मृदंग को आप बजा रहे हो ना, उस पे खाल मेरी माँ की चढ़ी हुई। बात यह है कि अकॉस्टिक और सिंथेटिक ये दो वर्ड, जब आपकी खाल बकरे की चढ़ी हुई खाल ढोलक पे घिसती है, तो एक वातावरण में जो तरंगे पैदा होती है ना, वो अकोस्टिक रिदम होती है, वो एकोस्टिक तरंगे पैदा होती है।
एक टाइम पे म्यूजिशियन बजाते थे, लता जी गाती थी, सब कुछ लाइव चल रहा था। लाइव चल रहा वो जो तारतम्य था था। वो अकोस्टिक था, लाइवली था, उसके अंदर जान थी। अभी जो पेन ड्राइव पे जो गाया जा रहा है वो गाया कहा जा रहा है, तो होठ हिलाया जा रहा है, लिपसिंग हो रही दैट इज ओनली एन एक्ट। है। वो तो चार्ली चैपलिन बहुत साल पहले करते थे, म्यूजिक पे अपने एक्शंस करते रहते थे। तो मुझे लगता है कि ये रिफॉर्म हुआ है, और ये इसलिए हुआ कि पिछले 20 सालों में डीजे ने जगह कैप्चर कर लिया लाइव का संसार। तो एक शायर की पंक्तियां भी कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो बदल दो इस तालाब का पानी, खिले फूल भी कुम्हलाने लगे हैं। आई थिंक दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति है। जी। तो मुझे लगता है कि ये रिफॉर्म आया है कान फोड़ू संगीत से। जब आप लाइव गाते हो तो लोगों के कान नहीं फूटते, लेकिन जैसे आप डीजे बजाते हो तो कान फूटते हैं, और हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा ट्रांस हो जो लोगों को मदहोश कर देता हो। तो आजकल इसलिए पेन ड्राइव, उस पेन ड्राइव में भारी भरकम बीट होती है, धमक होती है, जैसा गाना आप यूट्यूब पे सुनते हो वो सेम वैसा ही गाना बज रहा होता है, उसमें नया तो कुछ होता नहीं। बट उसमें एक नेगेटिव बात ये है कि आप रोक के बात नहीं कर सकते, लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते। और ये सब इसलिए हुआ, मुझे लगता है कि ये श्रोताओं की एक सुनने की विपन्नता है। मुझे लगता है कि श्रोतागण जो है ना कहीं वो कला के मामले में विपन्न हुए हैं, गरीब हुए हैं, उनका माप खराब हुआ है। वो क्यों हुआ इतना तो मुझको पता नहीं है, लेकिन सांगों और रागनियों का जो हरियाणा है उसमें आज सिर्फ स्पीकरों पे बज रहे ऊंची आवाज के गानों से अगर काम चलाना पड़ रहा है, तो ये संगीत की गरीबी का सबसे बुरा दौर मुझे लगता है जी। और ऐसा नहीं, आज भी लाइव गाते हैं लोग और लाइव सुनते हैं, बहुत सारे सिंगर्स के लाइव शोज हो रहे हैं। अगर लाइव का बाजार खत्म हो चुका होता तो दलजीत की टिकट 3000 की थोड़ा बिकती गुड़गांव में या चंडीगढ़ में। तो मुझे लगता है कि लाइव भी कहीं ना कहीं है, बस उसको हम थोड़ा सा और रिफॉर्म कर लें और थोड़ा और धमक वाला साउंड लगा दें और बड़ा ओरा कर दें, तो वो जो पेन ड्राइव वाले सिंगर वो अपने आप खत्म हो जाए जी। इसमें बड़ा क्राइसिस मुझे एक लगता है कि उठान है संस्कृति का। एक तौर पे हम देखें तो पंजाब में भी बज रहे हैं, जब पंजाब के यहाँ बजते थे पूरे भारत में, विश्व में कहीं भी हो, वो यदि इंडिया का है तो उसका बिना हरियाणवी सॉन्ग के आजकल काम नहीं चलता जी। ये उठान है। पंजाब में फर्क है जी, पंजाब में पेन ड्राइव वाले आर्टिस्ट को घुसने नहीं देंगे बिल्कुल। मैंने पंजाब में मैं शूट कर रहा था पटियाला में, उस टाइम हनी सिंह बड़े टॉप पे चल रहे थे। मैंने कहा हनी सिंह कितने शो होते हैं? बोले एक भी नहीं। हम हनी सिंह को पंजाब में नहीं घुसने देते। मैंने कहा क्यों? बोला वो तो गाता ही नहीं, वो तो पेन ड्राइव लगाता है। पंजाब के लोग अपने गायन को, अपनी गुरुमुखी भाषा को अपने धर्म के साथ, अपने गुरुओं के साथ जोड़ के चलते, वो इसका अनादर नहीं होने देते। हरियाणा में हमारा लेखन, हमारी भाषा, मातृभाषा, माँ बोली हरियाणवी, और हमारी गायन शैलियां और हमारा संगीत जी, ये धर्म से नहीं जुड़ा हुआ। ये एक न्यारा सा काम है, करो ना तो मत करो। इट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। वो कहते थे पहले कि हरियाणा में कल्चर तो है ही नहीं, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर तो है, लेकिन आप हम देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर है, कल्चर भी बहुत है। लेकिन ये है कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ा ही नहीं। हम ये शर्म महसूस नहीं करते, बहुत बाहर जाते, बहुत नरिश किया है। हाँ, वो अपने कलाकारों का सम्मान जी। और मैंने तो पंजाब के जो कलाकार हैं, जब वो स्टेज पे या कहीं भी इंटरव्यू देते हैं हिंदी चैनलों को, वो एक बात हमेशा कहते हैं कि सॉरी माफ करें मैं हिंदी बोलने लगा। मतलब इतना प्यार है उनको अपनी भाषा के। और अगर उन्हें मैं पंजाब में शो कर रहा था तो मेरे पास ये आदेश आया कि इनफैक्ट एक बार ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ कि मुझे पंजाबी ऑर्गेनाइजर ने ब्रिस्बेन में मेरा शो रखा हुआ था। उसमें राजवीर जवांडा जो अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई, भगवान उन्हें बहुत जल्दी स्वस्थ करे, 2 सांडों की लड़ाई में वो जब बद्दी की तरफ से आ रहे थे तो उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई है, और वो इस टाइम मोहाली के फोर्टिस में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 10 दिन से वो वेंटिलेटर पे। राजवीर जवांडा का वो पहला या दूसरा शो था, मेरे साथ ही, बड़ा यंग बच्चा है, और 2 सिंगर और थे, जैनी जोल एक बड़ी सिंगर, वो मेरे साथ थी। वहां पे भी मुझे कहा गया कि पंजाबी में गाना,
तो मैंने कहा देखिए मैं हरियाणा से आया हूँ, और मैंने मंच पे कहा ये बात बकायदा, मैंने कहा देखिए मैं पंजाबी में 3 घंटे गा सकता हूँ, मेरे गुरु गुरदास मान साहब, लेकिन मैं हरियाणवी में जरूर गाऊंगा जी। इनफैक्ट मैं स्टार्टिंग हरियाणवी से करूंगा। मैंने उनको लोगों को बोला भी कि देखिए आपकी माँ है पंजाबी, मेरी माँ है हरियाणवी, ये दोनों मौसी हैं, आपके लिए हरियाणवी मौसी है, मेरे लिए पंजाब मौसी है, तो इन मौसियों के सम्मान में दोनों भाषाओं का सम्मान करिए। मैं आपकी भाषा का सम्मान करते हुए पंजाबी में गाऊंगा, बट आप मेरी भाषा का सम्मान करते हुए हरियाणवी को सुनना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। एक ही माँ के 2 बेटे हैं, करवट बदल के लेटे, ऐसा कह के मैंने हरियाणवी में गाया, उन्होंने सुना, फिर मैंने पंजाबी में गाया, वो भी सुना, और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी माँ बोली के लिए अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत अड़ना भी पड़े तो अड़ना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। वो कमी रही है पहले, लेकिन अब थोड़ा सा खुला है, देश में सुनने लगे हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में रही है जो हरियाणवी का नाम लेके कई हजार करोड़ कमा के चली गई। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, बड़ा बिजनेस भी किया है, और इसके अलावा हरियाणवी भाषा में रस है, ये थोड़ी कड़क है, लेकिन इसके अंदर से भाईचारा भी तो झलकता है, ये सीधा बात करती है। हाँ, प्यारा के मन एक हो पाटे पाछे दो, प्यारा से बोल रहे दिखेगी शीलक को, अब शीलक और हो इसको शब्द को निकाल दो, कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये बड़ी गूढ़ भाषा है, और इस भाषा में आप ये देखिए कितने बड़े संत हुए, गरीबदास जी, उन्होंने हरियाणवी में ही अपने आज से 350 साल पहले प्रवचन दिए। कितने और बड़े नित्यानंद जी, कितने बड़े संत हुए, महाराज जटोला था, और ऐसे कितने सैकड़ों संत हुए। हमारे तोतापुरी जी महाराज जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के दादा गुरु जी, वो हमारे कैथल से थे, हरियाणवी बोला करते। तो हरियाणवी में भक्ति काल में बहुत काम हुआ है। भक्ति काल के अलावा हरियाणवी के जो भजन है, आर्य समाज के भजन है जी, समाज सुधार के भजन है, और इसके अलावा चेतावनी शब्द है हरियाणवी के। आप देखो हरियाणा में बड़ा गूढ़ ज्ञान है हरियाणवी, बट समस्या क्या है कि जब तक हमारी अपनी भाषा नहीं बनेगी तब तक समस्याएं हैं। हमारी अपनी लैंग्वेज क्रिएट होनी चाहिए, जिसपे काफी काम पहले भी हुआ है। भाषा का दर्जा जिस दिन मिल गया उस दिन हमारा साहित्य जो है डॉक्यूमेंटेड हो जाए। अभी सिर्फ ये डायलेक्ट है, डायलेक्ट में उच्चारण में है, ये समस्या है जी। अभी एक थोड़ा सा सवाल ऐसा है जो कंट्रोवर्सी, एक शब्द बीच बीच में बहुत सुनने को मिलता है जी। तो एक कंट्रोवर्सी अभी पीछे सी हुई थी, जो गाने डिलीट किए गए गन कल्चर को लेके, उसमें मासूम शर्मा का भी नाम था, आपका भी था, और भी बहुत सारे लोग वो आइप क्रिएट कर रहे थे। तो वो असल मुद्दा क्या था, वो समझ में ही नहीं आ रहा। 2019 में हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था पंजाब और हरियाणा सरकार को जी, कि जो गन का जो वर्ड है वो कल्चर से भी समाप्त होना चाहिए, सोसाइटी में से भी समाप्त होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे अलग अलग आदेश दिए थे, जिनमें एक ये भी था जी, कि संगीत में भी गन नहीं आना चाहिए। तो उसको फॉलो करते हुए पंजाब सरकार ने भी अपने गन कल्चर के गाने बैन किए, और आज भी वहां गन कल्चर वहां नहीं है। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारी गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट का जो स्पेशल सेल था उन्होंने इनको बैन किया। बाकी तो ये अलग अलग फ्रस्ट्रेशन की बात है। तो एक सिंगर ने, अब जिनका आपने नाम लिया, उसने अपनी व्यक्तिगत रंजिश मानता था मेरे से वो, तो उसने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया, बाकी ने किसी ने नहीं लिया। तो ये तो, और सबको बाद में पता भी चल गया कि ये सबको पता था कि गाने डिलीट होंगे, सबको पता था, सब पे मेल आई हुई थी जी। ऐसी पंजाब में भी आई हुई थी, और अपना सबको ये पता था कि गाने डिलीट होने वाले हैं, अगर हम खुद नहीं करेंगे तो वो जो है ना यूट्यूब करेगी। लेकिन किसी को फायदा उठाना था, कंट्रोवर्सी करनी थी, तो उन्होंने ये कर दी। अब कितना फायदा हो तो आपको पता ही लग गया। बहुत हाइप क्रिएट हो गई। नहीं, उसके बाद 10 गाने भी तो फेल हो गए। कंट्रोवर्सी कभी फायदा नहीं करती, कभी फायदा नहीं देती। वो आपको एक बार बक्से उठाएगी बुलबुले की तरह, और फिर भाड़ से नीचे गिरा देगी। तो लेकिन कई लोग बिग बॉस भी पहुंचे कंट्रोवर्सी के चक्कर में, तो उनको लगा कि शायद, कुछ लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्सी शायद हाइप पाने का भी एक तरीका है। हाँ, हो सकता है, पर मुझे लगता है कि ये सस्ती लोकप्रियता है, और ये किसी कलाकार का काम नहीं है कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। ये गंदगी है बेसिकली, इस गंदगी में नहीं पड़ना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक चीज है कि गन कल्चर
के जैसे गाने बैन आप कह रहे पंजाब में भी किए जी। और हरियाणा में भी, जी। लेकिन पूरे देश में हम्म। गन कल्चर के गाने बहुत सारे हैं, लेकिन वो सुने तो यहाँ भी जाते हैं। हम्म। तो फिर ये मतलब यहाँ के 2 राज्यों के खत्म कर देने से क्या ये खत्म हो जाएंगे? देखिए, नंबर एक तो हर स्टेट के अपने नियम। हम्म। ये पीआईएल लगी थी, आप उस बात को समझिए। जी। पीआईएल लगी थी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हम्म। तो उसका वर्डिक्ट आया था। और ये पीआईएल 2019 में थोड़ा लगी थी, लगी तो 2016 में थी। 3 साल तक केस चला है। जी। उसके बाद जब उन्होंने प्रूव किया कि इन गानों से बड़ा अवेयरनेस बढ़ रहा है, गन कल्चर के गानों से मर्डर हो रही है। पंजाब में कितने सिंगर्स मार दिए सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या तो वही हरियाणा में चल पड़ा था। एक सिंगर एक गाना निकाल रहा था और धमकी दे रहा था गाने में, दूसरा सिंगर उसका जवाब दे रहा था। तो ऐसे तो माहौल खराब हो रहा था। तो उसपे जो है हाई कोर्ट ने, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और सरकार को आदेश किए थे। उस पे सरकार ने एक्शन लिया। एक बड़ा मुद्दा ये भी रहा है इस दौर में कि जो कलाकार हैं उन पे लगातार फायरिंग हो रही है, धमकियां आ रही है। तो ये हरियाणा में तो ऐसा कुछ नहीं, अभी एक हुआ था गुड़गांव का। हाँ, एक वो था फाजिलपुरिया। ये उनका कोई व्यक्तिगत कोई झगड़ा है शायद, कोई पैसे का लेन देन का शायद कोई मामला सुनने में आया है, उसी को लेके। हाँ, वो भी। हाँ, एल्विस पे भी हुआ था पीछे से एक शायद कुछ। अच्छा। हाँ, अरे हाँ, उसके घर पे फायरिंग। हाँ हाँ, ये मुझे इसका ज्यादा नहीं नॉलेज, लेकिन शायद उनका कोई व्यक्तिगत कोई मैटर है शायद, ऐसा ही कुछ रहा है शायद। लेकिन सरकार का कोई है इनिशिएटिव कि कलाकारों को, जैसे पंजाब में सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया, और भी कलाकारों पे क्यों नहीं उनको सुरक्षा प्रदान की गई? आप जाके देखें, जिस भी कलाकार को ऐसा कोई भय है तो उसे सुरक्षा प्रदान करती है सरकार। जी। धमकियां और वो सारी चीजें आती है, कलाकार तो सबका है। मुझे ये लगता है पर्सनली कि उसको धमकियां देना, फिरौती मांगना, ये एक पूरे समुदाय के साथ मुझे लगता है गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हरियाणा में एक चीज है कि लोग सुपरस्टार हरियाणा का मानने में बड़ा गुरेज करते हैं। मतलब वो यूं लगता है कि ईगो पे बात आ जाती है। तो आपको लगता है कि हरियाणा में सुपरस्टार होने चाहिए, तो उनका क्या पैमाना किसी तरह? पैमाना, सुपरस्टार का पैमाना, मुझे तो यही नहीं पता कि सुपरस्टार किसको कहते हैं, क्योंकि सुपरस्टार के अलग अलग पैमाने हैं। जैसे अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बोलते हैं, उनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है सुपरहिट फिल्मों की, और उन्होंने सबसे लंबा सस्टेन किया है। ऐसे ही राजेश खन्ना। अच्छा, जैसे बॉलीवुड है, उसमें हर 3 साल में एक सुपरस्टार पैदा हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके अलग अलग पैमाने हैं। अच्छा, अपने आप भी नाम दरवा ले लोग सुपरस्टार के। हरियाणा में भी मेरे ख्याल से तो जितने भी कलाकारों के गाने हिट हैं, अभी तो गाने हिट हैं, फिल्में तो अभी ज्यादा सरवाइव कर नहीं रही है, तो वे सारे सुपरस्टार हैं। और अपने एरिया के मैं नए कलाकारों से कई बार बात होती है, थिएटर से जुड़े रहे हैं, तो जब बात करते हैं कि हरियाणा में चेहरा फेमस नहीं हो पा रहा, हालांकि मुझे लगता है कि कंटेंट फेमस होना चाहिए, जो कहानी है वो ज्यादा मायने रखती है। लेकिन जो कलाकार हैं, फिल्मों के हैं या वेब सीरीज वगैरह बनाते हैं, नाटक वगैरह जो भी चीजें बनाते हैं, वो कह रहे हैं कि लोग चेहरे से नहीं देखते, तो जब तक चेहरे फेमस नहीं होंगे तब तक नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि इस वजह से सिनेमा पीछे है हरियाणा का, कि यहाँ कोई ये भी एक वजह है, बट सिनेमा पीछे रहने की तो और भी बहुत सारी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो ये भी है कि हमारा जो मार्केटिंग है फिल्मों का, वो बहुत वीक है। फिल्मों के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो सब हरियाणा से बाहर के हैं। हरियाणा का एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पावा आपने, तो वो क्यों हरियाणवी फिल्म लाओगा? दूसरा, फिर हरियाणवी फिल्मों को प्राइम टाइम नहीं देगा, शाम का शो को नहीं दे 8 से 11, और जब तक आपको वो टाइम नहीं मिलेगा, वो स्लॉट नहीं मिलेगा, तो आपकी फिल्म कैसे चलेगी? दूसरा, हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो सीखे हुए बहुत कम है, वो बाय डिफॉल्ट हैं। ठीक है, उन्होंने कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इंडियन थिएटर या थिएटर में काम करना। आप मुझे 5 आर्टिस्टों के नाम बताओ जिन्होंने प्रॉपर थिएटर की नॉलेज ली और आज वो अच्छे सिंगर हैं। आप 3 के भी नहीं बता पाओगे, मुश्किल है। और वो सब अपने गानों में एक्टिंग कर रहे हैं। इवन जो
राइटर्स हैं या जो गानों में फीचरिंग कर रहे हैं लोग, आप उनमें 5 नाम बता दो जिन्होंने थिएटर सीखा है, एक्ट सीखा है या किसी एक्टिंग स्कूल से पास आउट है, 5 के भी नाम नहीं बता पाओगे। तो कहीं ना कहीं गलती जो है वो हमारी साइड से भी कि हम लोग सीख के नहीं आ रहे, परिपक्व नहीं हो मैंने पा 12 साल थिएटर की, रहे। तब मेरे को हिम्मत पड़ी कि मैं कैमरे के आगे एक्ट कर सकूं, और उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी बारीकी है जब मैं देखता हूं मुझे लगता है ये तो बहुत बेवकूफाना एक्सप्रेशन था तेरा, मुझे ऑब्जर्व करना चाहिए था। तो क्योंकि एक्टिंग जो है वो डेली सीखने का प्रोसेस है, वो एक बार सीख के सारी उम्र करने का प्रोसेस नहीं है। अगर आप गुस्से में हैं और आपने जाड़ बीच ली और आपने जाड़ बीच ली और आपने मुट्ठी बीच ली और आपने आंखें छोटी कर ली, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन इरफान खान ने तो कभी जाड़ नहीं बीची, उन्होंने, या त्रिपाठी जी जो है वो कभी जाड़ नहीं बीचते, उनका एक्सप्रेशन अलग है, वो हल्का सा स्माइल कर देंगे लेकिन ऐसी स्माइल होगी वो उससे लग जाएगी मानस गुस्से में डॉक्टर अस्थाना हंस रहे थे मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त के खिलाफ, जब भी गुस्सा होता है वो हंसते थे। तो यानी कि गुस्से के भी अलग अलग एक्सप्रेशन हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन। वो आदमी जब जितना करता रहेगा वो सीखता रहेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही संगीत प्रॉपर शिक्षा लेके हमें इस फील्ड में आना चाहिए। ऐसे ही क्योंकि मैंने फोक की प्रॉपर शिक्षा ली है, मैं बिहाई ग्रेड का आर्टिस्ट हूँ आकाशवाणी का रोहतक का, जी। तो मैं फोक में मेरा हाथ ठीक ठाक है, मैं ये मान सकता हूँ। मैंने क्लासिकल की शिक्षा नहीं ली है, वरना मैं कहता मैं लाइट में भी पारंगत हूँ, लेकिन मैंने फोक में शिक्षा ली है, इसलिए मैं हरियाणवी को बड़ी भांति गा पा रहा हूँ। बट कितने बच्चे हरियाणवी में भी फोक की शिक्षा, विधिवत शिक्षा लेके 10-15 साल की वो आ रहे हैं, उनका आप अंदाजा लगा लो, परसेंटेज लगा लो, वो एक ही लेवल तक ही पहुंच पाते, उस लेवल से आगे क्रॉस नहीं हो पाते। ऐसे ही थिएटर में, एक्टिंग में है, ऐसे ही डांस में भी। आप जब तक अपनी पारंगत नहीं होगे ना, आप एक लेवल से ऊपर जाओगे नहीं। इसीलिए हमारे हरियाणा में, और सबसे बड़ी बात, टेक्नीशियन की कमी है, सीखे हुए टेक्नीशियन नहीं यहाँ पे, सब बाय डिफॉल्ट सीख रहे। एक कैमरामैन की शागिर्दी पकड़ ली, बड़ी सीख ली। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। तो अपने यहाँ पे अभी इसीलिए ये उद्योग नहीं बन पाया है कि यहाँ पे कमर्शियल नहीं हो पाया, यहाँ पे सब लोग करके सीखे हैं, सीख कर ना करते। एक और चीज मुझे लगती है कि बहुत बार जैसे गन कल्चर के भी बीच में बात आई, तो लोग कहते हैं कि अच्छा जो हम गाते हैं उसको लोग सुनते नहीं, हम जो गन और तरह के बेहुदा वो सारी चीजें करते हैं वो ज्यादा लोग देखते हैं। आप इसको क्या पैमाइश मानते हैं? मेरे ख्याल से ये तो ना वो अपना भोंडापन छिपाने के लिए एक बहुत ही उल जरूल बहाना आप कह सकते हो, चादर ओढ़ लेते हैं। बहुत ही निकृष्ट बात है ये। तो सेम ऐसा ही हो गया कि अंगुली मालू कहता हूँ कि ऐसा है जी, मन तो लोग अंगुली और नाड़ी इसलिए काटी कि मैं जंगल में रहा करता, व्याह क्यों करते, मैं बिल्कुल ठीक था। ऐसा नहीं, मैं ये मानता हूँ कि हरियाणवी में मैं अभी आपको प्रूफ देके बता रहा हूँ, मैं तेरी नचाई नाचू दूसरे दुनिया की औकात नहीं। क्या ये गाना किसी की जबान पे नहीं है? आज है ना, अट जाता हूँ पाछे नाचन दे जी, सुपर हिट है ना, सुपर हिट। इसके अलावा मेरी जान मांगना सुपर हिट है। हरियाणवी यहाँ दब्बा को नहीं करते। बताओ गंदगी है क्या उस गाने में? एक भी शब्द गंदा नहीं है। और मैंने एक फिल्मी का नाम लिया, लेकर चलू इसे शहर में, बर्फ पड़े जड़े तो पैर में, सीढ़ी सीढ़ी चलेगी हवा बावड़ी, बूट पैरने पड़ेंगे पैर में। कुछ गंदगी है? नहीं। अब ये गाना है, मेरा देख कर टाइम है बढ़िया, वही खराब है जिनकी घड़ियां, ऐसा कुछ है। उसमें उसने शायद 1-2 गालियां दी, कुत्ता का है, बट मेरे को तो लगता है कि इतना तक तो अलाउड है। किसी ने जो एक भाव, लेकिन न्यू थोड़ा है कि आप कति मां बाण पा जाओगे। अश्लीलता नहीं, नहीं अश्लीलता। देखो हल्का फुल्का चल सकता है, हल्का नहीं चल सकता। ये हल्के लोगों का बहाना है कि हमारे गाने ना चलते। मैंने आपको 5 गाने के नाम बता दिए, कितने प्यारे गाने हैं ना पहले वाली हमारी, ना पहले हाँ, वो गजब कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई अश्लीलता है? हाँ, लेकिन खूब उसको क्या बंदे की जुबान पे, क्या उसमें कोई गंदगी है? नहीं। फिर और उसका म्यूजिक भी बिल्कुल सॉफ्ट है। अच्छा 52 गज का दामन पैर मटक चालू, कितना सुपर हिट है। तेरी आख्या का काजल कितना सुपर हिट है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर अच्छा गाना है तो वो सुपर हिट होगा, गंदा गाना हिट हो सके, सुपर हिट नहीं हो सकता, पीस हो सके, मास्टरपीस नहीं हो सकता। देखिए विज्ञान कितनी प्रगति कर ले,
विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। नहीं बनाई। तो जिनको धूप बनानी है ना, उन्हें बहाने छोड़ने पड़ेंगे। हर दिन बहाने लट्टू हैं, वो लाए जाओ बहाने, गंदगी फेंके जाओ, थोड़े दिन में समाज अपने आप साफ कर देगा। आज सपना चौधरी को माफी मांगनी पड़ रही है, गलती माननी पड़ रही है। हाँ, तो वो उनको खुद रियलाइज हो गया ना। लेकिन बात ये है कि अगर वो समय से रियलाइज हो और अच्छा होता है, उससे समाज जो है वो बच जाता है। फिर तो आपको लगता है कि इस माफी का फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत दौर तो रहा है इनका, लंबा लंबा दौर रहा है। वो नहीं करना चाहिए था उस तरह का, उनको शोध करना चाहिए था। क्योंकि बच्चे कॉपी करते हैं आर्टिस्टों को। आज मैं एक गाना गा रहा हूँ, एक मंच मुझे मिला हुआ है, जब कलाकार मंच पे खड़ा होता है तो उसके पैर का लेवल दर्शक के सर के लेवल के बराबर होता है। दर्शक उसे ऐसे करके देख रहा होता है। तो उस टाइम कलाकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि वो ऐसा संदेश, वो ऐसा गाए, वो ऐसा नाचे, वो ऐसा एक्ट करे जिससे जो आने वाली पीढ़ी अपना कोई भी काम शुरू करना चाहती है, चाहे वो बिजनेस करना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, कलाकार बनना चाहती है, वैज्ञानिक बनना चाहती है, कुछ भी बनना चाहती है, उस पे उस गायन का पॉजिटिव फर्क हो, नेगेटिव ना हो। और यही पे बैक टू सोसाइटी है। जब मैं पैदा हुआ मुझे बोलना नहीं आता था, सोसाइटी ने मुझे बोलना सिखाया, मेरी माँ ने मुझे शब्द सिखाए, सोसाइटी ने मुझे भाव सिखाए, आदर सिखाया, स्कूल ने मुझे अनुशासन सिखाया। उसके बदले में क्या दे रहा हूँ? गंदे गाने दे रहा हूँ, तो लानत है मेरे पे। आपने तो मुझे घी दिया ना, मैंने बदले में विष्ठा दे दी, तो गलत है। तो इसलिए अगर मैं मंच पे खड़ा हूं और मैं कुछ गा रहा हूं तो मुझे 1000 बार सोच के गाना पड़ेगा, नहीं तो गा ना। इसलिए कहा है कि या तो सोच के गा वरना गाना। उनका वो भी था कि वो कह रहे थे कि मुझे मजबूरी में उस दौर में करना कोई मजबूरी नहीं है, नहीं कोई मजबूरी नहीं है। मैं सपना जी से 10 साल पहले, 15 साल पहले इस मार्केट में आया, मैंने तो गंदे गाने नहीं गाए, और ऐसे मेरे बहुत सारे साथी कलाकार जिन्हें नहीं गाए। ऐसे ही बहुत सारी डांसर्स आई जिन्होंने उस तरह के अश्लील एक्शन नहीं किए। और बहुत अच्छा, और मैं अब भी उनको जानता हूँ। उषा शर्मा जी हैं, चंद्रावल फिल्म में वो डांसर थी। हाँ, वो है ना। लीला सैनी जी हैं, वो आज भी डांस ग्रुप फॉर्म करती हैं। लेकिन उन्होंने आज तक कोई अश्लील बहुत सारी बच्चियों को उन्होंने पूरा ग्रुप बना रखा है। फिर बताओ, बड़ा कमाल कर रही है। 2 का तो नाम मैंने बता दिया आपको। और ऐसे बहुत से कोरियोग्राफर्स हैं जो आज भी आपके लाडी हैं, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है, रोहतक से ही निकले हैं। आज पूरे बॉलीवुड में वो अभी जो मैरिज फेस्टिवल्स होते हैं उनको कोरियोग्राफ करते हैं। गीता माँ के लेवल के हैं वो, और उन्होंने कभी कोई अश्लील नृत्य नहीं किया। तो इसका मतलब ये होगा कि मजबूरी क्या होती है? मजबूरी कुछ नहीं होती। ये बड़ा संजीदा सा वो है कि मेरे बच्चों को नहीं दिखाएंगे तो अब तो दिखाना, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो पोसंपा हो लिया। अब तो उनको वो कौन होती राह दिखाने वाली? और बालक दिखाओगे। आज अगर मैं गंदे गाने गा रहा हूँ, मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जो सोशल मीडिया है मेरे बच्चों को और भी दिखाओगे? ये तो उनको तो अब तो देखो जी, जैसा बोया है वैसा काटना पड़ेगा। उस टाइम समझ जाते तो बढ़िया था। एक चोर, एक मर्डर ने 20 साल तक लगातार मर्डर किए और 21वें साल में सुधर गया, तो क्या गारंटी है कि लोग उसे पूजेंगे? मर्डर होगा। और ऐसे ही हुआ है। एक और मुझे बीच में जब चर्चाएं थी, फिल्म पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाली, तो कुछ चर्चाएं उसमें भी थी कि आप फिल्म जगत से नहीं रहे हैं और आप उसमें इंटरवीन कर रहे हैं, कुछ चीजें। मैं ऐसा तो कभी नहीं सुना मैंने। कुछ बीच में किसान आंदोलन के समय में जब मुझे प्रतिनियुक्ति पे ओएसडी लगाया गया, तो केडी नाम के एक रैपर हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ ये कहा कि मनोहर लाल जी, आपने गजेंद्र फोगाट को वहां लगा तो लिया, लेकिन ये ध्यान करना कहीं ये फिल्म पॉलिसी में इंटरफियर ना करे। जबकि मेरे को तो पब्लिसिटी में ओएसडी लगाया था, तो फिल्म पॉलिसी तो मेरा 100 किलोमीटर का नाता नहीं। तो ये भ्रम फैल गया था। और दूसरी बात, फिल्म पॉलिसी का अलग चेयरमैन होता है, अलग कमेटी होती है और उनका अलग काम होता है। फिल्म पॉलिसी से मेरा दूर दूर का नाता नहीं, ना था ना है। किसान आंदोलन का आपने नाम ले ही लिया जी, तो उसमें भी काफी बातें हुई थी कि आप वहां तक नहीं पहुंचे, ये हुआ वो उसमें नहीं, मुझे पहुंचना भी नहीं था। वहां पे मैं जा ही नहीं सकता था। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था वहां पे, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में एपीआरओ था मैं। और आप मेरे को छोड़ो, कितने गवर्नमेंट ऑफिसर किसान आंदोलन में गए? कोई डीसी गया हो, तहसीलदार गया हो, कोई डीआरओ गया हो, डीडीपीओ गया हो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर गया हो, टीचर गया हो, कोई डीपी गया हो, कौन गया आप बताओ? एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर गया हो, कौन गया? तो मैं कैसे जाता? कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसान आंदोलन नहीं जा सकता। और बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस टाइम आर्टिस्ट थे,
वो भी नहीं गए, हम्म जा ही नहीं सकते, हम्म कैसे जा सकते हैं। लेकिन कुछ मेरे साथी कलाकारों ने ही मेरे को बदनाम करने के लिए, एक दो थे, उन्होंने ही बात फैलाई कि गजेंद्र फोगाट ने बुलाओ। हम्म उन्होंने न्यू कर आ नहीं सकते आ क्योंकि नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और मैं नहीं गया। हाँ, तो जनता को ये भ्रम हो गया हम्म कि गजेंद्र फोगाट तो किसानों के खिलाफ है, हम्म जबकि मैं तो अपने दो खूडी भी पोड़ लगा रहा हूँ। मेरे दादा हल चलाया करते, मेरे पिताजी ने हल चलाया, मैंने खेत में लामड़ी करी, मैं तो खुद किसान हूँ। हम्म तो उन दिनों लेकिन एक बात हुई, हम्म उन दिनों में चुप रहा। हम्म मुझे लगता है कि अगर कोई आपके खिलाफ गलत बोले ना तो हम्म उसका तुरंत जवाब दे दो, हम्म नहीं तो समाज आपको दोषी समझने लग जाता है। हम्म ये मेरी गलती रही। तो ईब मैं कहने ला रहा हूँ, आओ भाई बोलो, मैं जवाब दूंगा था। हम्म अब मैं नहीं, अब मुझे लगा कि वो मेरी गलती थी। हम्म मेरे को उस टाइम तुरंत बताना चाहिए था कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं किसानों में नहीं आ सकता, मुझे माफ करें, बट मैं किसानों का सम्मान करता हूँ, मैं खुद किसान हूँ। ये दो बात तो कहनी थी, ये भी मन नहीं गई। तो लोग समझ गया चुप है तो दोषी है, दोषी है, हाँ, खिलाफ है, उनको लगा खिलाफ खिलाफ है। खिलाफ खिलाफ तो नहीं समझना चाहिए था उन्हें, क्योंकि मैं चुप था। हम्म ना मैं किसानों के खिलाफ बोल रहा था, ना मैं किसानों के पक्ष में बोल रहा था, तो मैं चुप था। तो उन्होंने चुप रहने का जिसने जो मतलब काटा वो है, मान लिया। एक पहले का दौर था जब मतलब बड़ी मुश्किल से सॉन्ग के लिए रुपए जुटाने और फाइनेंशियल चीजें थी। पूछो मत। आज के दिन आप आज के दिन तो कोई स्ट्रगल को ना बच रहा। उस टाइम पे साजिंदे बैठा करते एक रूम में, हमें छोटा सा रूम मिलता था, उस रूम में अब गायक खड़ा होता था, साजिंदे बजाते थे और हम गाते थे। मान लिया लास्ट अंतरे की लास्ट लाइन में मेरे तक गलती होगी तो मैं माथा पीटा कि शुरू तो फिर बजाना पड़ेगा। उस टाइम तो इतना स्ट्रगल था, और टेप आती थी, कैस्टे आती थी। राजेंद्र खरकिया भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले हम बतलावा थे, तो राजेंद्र खरकिया जी भी उन्हीं दिनों कलाकार है, राजेश सिंह पुरिया जी, तो टेप आती थी, सीडी का आविष्कार नहीं हुआ था। फिर सीडी आई, तो सीडी में जो है वो कैमरा लगा देते थे, तो उस पर एक्टिंग करा करते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, और कंप्यूटर ने तो कमाल ही कर दिया, क्रांति ला दी। अब तो सिंगर जो है उसका म्यूजिक बड़ा लग रहा है, सिंगर सोना लग रहा है। फिर सिंगर आता है बड़े बड़े म्यूजिक पे, कहता है अभी गला ना साजे, कॉफी पी लेते हैं, कॉफी का भी पी कर मूड बना के उस टाइम अपना गाओगा। कोई गलती होगी तो उड़े तो उठाओगा जितनी गलती हुई है। अब तो इस और दूसरी बात, हम तो अपने पोस्टर खुद चेपा करते, एल्बम आई, हम तो मेरा साथी है दैया, वो और मैं उसकी मोटरसाइकिल पोस्टर से पढ़ ला रहे तक में, दो पुलिस वाले आगे पकड़ लिया। बोले क्या करो, मैं मानसरोवर पार्क की प्याऊ को पोस्टर देखू था अपना, मुझे अब तक याद है। मैं बोला जी मेरा गाना आया है, पानी आके मेरी एल्बम आई है, सीडी आई है। उन दिनों पहले टेप आई थी, बाद में सीडी आई, एक साल बाद। तो मैंने कहा जी मेरी टेप आई है, सीडी भी, उसका पोस्टर देखू प्रसिद्धि खातर। बोला ना तुमने कुछ और करो थे, तुमने टूटी चोरी करो थे। मैं बोला जी हम टूटी चोरी को समय किए को ना, हम तो पोस्टर से पाए, देखो पोस्टर कितने सारे रात में से पा थे। तो बोला अच्छा फिर गाना सुनाओ, तो मैंने 2 गाने सुनाए। तो आज भी सुना दो, ये कलाकारों से उम्मीद तो रहती है कि थोड़ा सा तो सुन ले। वो मजबूर गई कर सुपने चूर गई, दिल में रहने वाली जिंदगी ते भी दूर गई, तखती मेरे सुपना की तना लिखना आया ना, तखती मेरे सुपने की तना लिखना आया ना, यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना, यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना। ये सुनाया। एक चीज, जब आप पोस्टर वो सारी चीजें करते थे, क्योंकि मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ उस दौर में जब हम छोटे छोटे होते नुक्कड़ नाटक करते थे छोटे छोटे, तो ये जो दौर है वो तो बहुत कुछ सिखाता है। आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि विदेशों में शो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वो जब स्टेज पे आप खड़े होते हैं तो वो याद आती है चीजें। पता है क्या है, वो चीजें ना हमेशा साथ ट्रेवल करती हैं, और वो चीज हमने न्यूज सिखा कि तेरी औकात जो है वह असली तो वह है। तू कहां से शुरू होता, हाथ जोड़ जोड़ के स्टेज पे एक गाना गवा दो, एक गाने का मौका दे दो। लेकिन उस औकात के साथ ट्रेवल करते करते जब मैं अमेरिका के टेक्सास की राजधानी डेलस के एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में शो कर रहा था अभी कुछ महीने पहले,
तो मेरे को ये बात याद आ रही थी। वहां पे मेरा पूरा बैंड लगा हुआ था और हजारों लोग जो है अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय थे वो कोई गुजराती था, कोई राजस्थानी था, कोई हरियाणवी था। वो जब एंटर कर रहे थे, मेरा मैनेजर ये कह रहा था, सर सारी सीटें भर चुकी हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीट ला। तो मैं सोचूं था उससे, मैं कह तेरी औकात तो वही है, तूने स्टार्ट जहां से किया, लेकिन आज यहाँ तक अगर पहुंचा है तो ये सारा समाज ने तेरे को दिया है। घमंड नहीं करना। वो मैं अपनी मेहनत नहीं पहुंचा, मेहनत तो गधा भी करा है, वो सिंगर बन जाए। बेसिकली समाज आपको सिंगर बनाता है, समाज आपको राइटर बनाता है, आपको मालिक बनाता है। तो समाज का हमेशा धन्यवादी रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को याद रखता हूं। तो फिर मैं वह रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरे गाने अफजल का है। फिर मैंने वहां फिर मैंने सबसे पहले गाना डिजाइन करके लिखा था। फिर टेक्सास में सक्सेस पाना थारी ऊंची शान रवे। जब मैंने ये सुना तो वो क्या खुश हुए कि भैया हमारे खातर गाना बना के लिया, टेक्सास में सक्सेस पाने वाले हो थारी ऊंची शान रवे। ऐसे ही मेरा लंदन में शो था, ऑस्ट्रेलिया पार्क होटल में, तो हरियाणवी लोग गए हुए थे। तो वहां मैंने फिर जो लंदन के साथी थे उनके लिए मैं एक गाना बना के ले गया था, और वहां पे जाट मेला था। तो मारे लंदन आले जाट मेले में आके देखो जी, वो गाना। तो मैं जहां भी जाता हूँ, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया शो कर रहा हूँ, जर्मनी शो कर रहा हूँ, इनफैक्ट अमेरिका में शो करने वाला तो मैं पहला हरियाणवी सिंगर हूँ। अभी तक भी ये मेरे पे आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है कि मैं जहां भी परफॉर्म कर रहा हूँ या जा रहा हूँ, उस समाज का मेरे पे ऋण है, जो मैं उनके बारे में गा गा के, उनके हाथ जोड़ जोड़ के, पैर छू छू के, जो मैं वो ऋण चुकाने लगा हूँ। ऐसे ही निवार है कि हमने काम करना चाहिए, जब जाके आपका समाज आपको और ज्यादा उठाए, ना तो बैठा देंगे, खत्म कर देंगे। जी ये आपने विदेशों की बात की, यहाँ से जब लोग जाते हैं मेहनत करने, इतनी मजदूरी करते हैं जो बड़ा मुश्किल है, जब आप विदेशों में जाते हैं तो वो अनुभव थोड़ा सा अलग लगता है आपको? अरे वो लोग अपनी कल्चर से इतना प्यार करते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैंने एक गाना डिजाइन करके ले गया था मैं उनको, कि मां बोली ते मने प्यार घना, गिट पिट अंग्रेजी आती ना, मन मान से उस हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना। बर्गर में वो मजा नहीं जो बाजरा खाने में, हो मन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाड़ी में। दुनिया में किते चले जाइयो पर याद रखियो भाइयों रे, अपने अपने बालका ने अपना गांव जरूर दिखाइयो रे, थारे गांव के पितर देवते राजी हो जा थारे आने में। हो मन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाड़ी में। ये मैंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन में सुनाया था, आज से 8 साल पहले। मैंने कहा दुनिया में कितने चले जाइयो पर याद रखियो भाई, अपने अपने बालकर अपना गांव जरूर दिखाइयो। थारे गांव के जो पितर देवते हैं ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते, लेकिन तुम जब ऑस्ट्रेलिया तो जाओगे क्योंकि तुम जा सको, तो थारे पितर देवते तुम आशीर्वाद देंगे। जो थारा खेड़ा है, जो थारा दादा खेड़ा है, वो तुमने आशीर्वाद देगा कि तुम उड़े जाए मतलब नहीं भूले। देखिए ये संस्कृति क्यों महान है? ये संस्कृति इसलिए महान है, पिछले दिनों श्राद्ध आए तो मेरी माँ ने बोली भाई आज बाहर का मत खाइए, हलवा बन रहा है, खीर बन रही है, बाकी है तेरे दादा का श्राद्ध। हलवा खीर मिक्स क्यों बनाई? बोला तेरे दादा ने खीर में हलवा डाल के खाना पसंद था। अगर आज भी मेरी माँ मेरे आज से लगभग 45 साल पहले गुजरे हुए मेरे दादाजी के खाने का सम्मान करते हुए वही खाना आज बना रही है, तो समझ लो आज भी हम उस पेड़ की तरह संस्कारों को पकड़े हुए हैं। जो कितना भी ऊपर चला जाए और कितना भी ऊंचा चला जाए, वो अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता। जो लोग अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं, जो समाज अपनी संस्कृति और अपनी जड़ को छोड़ देता है, या जो जातियां प्रजातियां और देश अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं, वो लोग बहुत जल्दी सूख जाते हैं और गिर जाते हैं और लोग उन्हें काट ले जाते हैं। एक सॉन्ग आया था बहुत पहले, चिट्ठी आई है, वो जो माहौल जो बनता है, आपको लगा कि वहां भी उसी तरह का, जब वो आपको सुनते हैं हरियाणवी को सामने होते हैं, उनमें उसी तरह का? बिल्कुल। या भूल जाते हैं एक दौर के बाद? नहीं भूलते, मैं बल्कि ये जो सॉन्ग है, मेरा एक दोस्त था बिट्टू, डेथ हो गई उसकी 1998 में। वो बिट्टू मेरे से बहुत सुनता था। उसका भाई
कहीं दूसरे देश में चला गया था तो वो नहीं कह रहा था मैंने वो गाना सुना, हम्म मैं गाना गाया जाता वो रोए जाता। हम्म तो मुझे नॉस्टैल्जिया की ताकत का पता लगा हम्म कि जब आप अपनी किसी बिछड़ी हुई या पास्ट की चीज को याद करते हो तो आप दोबारा उसी जोन में चले जाते हो। हम्म तो मैंने काफी गाने नॉस्टैल्जिक बनाए। हम्म आज गांव के स्कूल में ना बालका की फौज खुली, दुकान प्राइवेट बढ़ा बसते का बोझ, पोता जावला कटाई, पोता जावला कटाई, राजी अनपढ़ ताइब, तख्ती का पोतना पुताना ना रहा, भाइयों पहला वर्ग हमारा हरियाणा ना रहा। आज गांव आज नारण मुडेरा का, आज आण के मंडेर काग बोलता नहीं। एक टाइम पे काग बोले था मंडेर नहीं करते कोई आवेगा आवागा याद कर रहा है कोई। आज काग खड़े हैं कर्नाटक में भी हाथ जोड़ी तो बुलाने तो काग नहीं पाता आपने नहीं। क्योंकि जितने मोबाइल है ना हमारे इनके टावर ने काग खत्म कर दिए। आज आण के मंडेर काग बोलता नहीं, कौन आवे मेहमान भेद खोलता नहीं, इसे आ गए मोबाइल, इसे आ गए मोबाइल, गया बदल सटाइलिब, चिट्ठी का लिखना लिखाना ना रहा। तो हमने बहुत कुछ खोया भी है, अगर पाया है तो खोया भी है, लेकिन जितना पाया है ना वो खोण की जो कॉस्ट है वो घनी महंगी पड़ी और अब हम भुगत रहे। हाँ यही हुआ कि खाने में भी जैसे पहले बोले कि मोटा अनाज नहीं खाना, आजकल आज सारे मिलेट्स खा रहे हैं सारे वही खा रहे पहले न्यू करते बाजरे की रोटी थोड़ा पास हो रहा है क्यों की मटकी ईद क्यों बाजरा खाने लगा। आज मोबाइल पे हम इस अंगूठे से रील स्क्रॉल करते हैं, हमारे माइंड का जो चीजों को रिएक्ट करने का जो टाइमिंग है वो 3-4 सेकंड का है, पर हम तो 1 सेकंड में रील ने एक रील आई खुशी की, दूसरी आई दुख की, तीसरी आई झगड़े की, चौथी आई नाराजगी की, 5वीं आई प्यार की। हमने 5 सेकंड में 5 इमोशन कहे माइंड को, लेकिन माइंड का तो रिएक्शन टाइम 3 सेकंड का है, वो बिछड़ जाए। इसीलिए आज हम चीजों को रख के भूल रहे हैं। युवा कंधे उचका उचका के बात करते हैं या सारा दिन चुप रहे हैं, कुछ बात पूछो तो भूल जाए क्या कहा था। ये जो चीजें आ रही है ना, मेंटली जो सिकनेस है वो बढ़ रही है युवाओं में, वो इसलिए बढ़ रही है। आगे आने वाले टाइम में हमें मोबाइल के हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे। मोबाइल जो आपने देखी हुई वीडियो, कई बच्चे जो है वो बैठ नहीं पा रहे, पोस्टर ठीक नहीं है, हाथ कांप रहे हैं, पोस्टर ठीक नहीं है। 18-18 साल के बच्चों के सर्वाइकल होने लगे, जबकि हम सर्वाइकल सुना करते 70-70 साल के बूढ़ा गए। तो मुझे लगता है कि यह जो बीमारी है यह धीरे धीरे बढ़ने लग रही है, अब इसके भी डॉक्टर आने लग जाएंगे। वो एक सॉन्ग नहीं था हरियाणा का, तेरे बिरे की मरोड़ मेरे ठोसे में, वो ठोसा ही आजकल चलने लगा, सबके मरोड़ निकाल वो ठोसा जो है ना वो पहले यूं कहा करता कि मरोड़ इस पे है, लेकिन वो आजकल गिट्टी में आ गया। वही है, घर पे आप देख लो कि ये काम कर रहा, हाँ देख कर रहे हैं, बच्चे भी उसी में व्यस्त है, अगर पिता भी मेरा ये मानना है कि आप अपने बच्चे को फ्रेंच सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ, जैपनीज सिखाओ, पर हरियाणवी ने बोलने कोर्स पे क्यों सिखाओ। अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल सिखा रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की कॉस्ट पे अगर वो उस मोबाइल को यूज कर रहा है तो मुझे लगता है ये घाटे का सौदा है। कोई भी बिजनेसमैन अगर रोज के 500 करोड़ रुपए कमाने लग रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो 500 करोड़ रुपए अपनी भूख और नींद को खत्म करके कमा रहा है तो मुझे लगता है कि वो सबसे गरीब आदमी है। लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खो दे हैं, फिर उन पीछे स्वास्थ्य प्राप्त करने की कोशिश करें जो मिलता नहीं। क्योंकि ये अभी जो झुंझुनवाला की पोस्ट थी, और झुंझुनवाला क्या कोरोना में सब जरा चेंज ही आया है। डीएलएफ के केपी सिंह जी हैं, अभी भी हैं, उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा था कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आधे गुड़गांव को खरीद सकता हूँ, लेकिन जब मेरे को मेरी वाइफ को कोरोना हुआ तो मैं अपनी वाइफ के लिए एक बेड नहीं खरीद पाया एक हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं दिया, तो उन्होंने घर पे ही हॉस्पिटल बनाना पड़ा और उनकी वाइफ की डेथ हो गई। उन्होंने लिखा अपनी पोस्ट पे। बहुत ऐसे लोग करोड़पति, भाई खरिया कमाला चा कमाला खोटिया, खानी तो बंदे तो 2 ही रोटियां, कितनी गलती बात कर ली जाओगे। तो मुझे लगता है कि आप कमा लो पैसा, आप सीख लो फ्रेंच, लेकिन अपने सुकून की कॉस्ट पे और अपनी कल्चर की कॉस्ट को खराब करने पे
की कोस्ट पे मत करो। अपनी अपने विकास का, अपने फैलाव का, अपनी प्रसिद्धि का, अपनी शोहरत का महल बढ़ाओ, मेरी शुभकामनाएं। अरे लेकिन उस अपनी कला की कब्र पे मत बढ़ाओ। अपनी आर्ट की, अपने अंदर की सुकून की, अपने आत्मविश्वास की, अपने स्वाभिमान की, अपनी संस्कृति की लाश पे उस महल को खड़ा करोगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी और आपको 15 साल बाद आपका मन कचोटेगा। फिर आपने फिर किसी पॉडकास्ट मारकर माफी मांगनी पड़ेगी, मेरे तो बहुत गलती हो। बस ये बात है। मुझे एक और चीज, आप सरकार से जुड़े हैं तो कलाकारों के नजरिए से जब मैं सोचता हूँ तो जो आधुनिक जो गायन आया है इसमें जो बजाने वाले साजिंदे हैं उनके साथ बहुत क्राइसिस है। मतलब जो बड़ी बड़ी उम्र के हैं उनका आर्थिक जो पक्ष है वो बड़ा कमजोर है, क्योंकि पेन ड्राइव आ गई, बहुत आ गई, स्टूडियोज आ गए, वहां साजिंदों की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो कुछ है इनके लिए भी? हाँ, इनके लिए ऑब्वियसली हमारी सरकार ने पेंशन की योजना बनाई है और उसके फॉर्म्स वगैरह सबमिट हो रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कला परिषद के माध्यम से ये जो सिखाने वाली इनकी गुरु शिक्षा परंपरा शुरू की है। हाँ, तो उसमें क्या है कि ये अपने बच्चों को सारंगी सिखाएं, 10 लोग इकट्ठा है, उसका सारा खर्च सरकार देगी। और ऐसी गुरु शिक्षा परंपरा की अभी एक रोहतक में वर्कशॉप कंप्लीट हुई है सारंगी की। बाबा धोनीनाथ जी हैं, उन्हें बाबा बोलते हैं, सन्यासी हैं, उन्होंने कंप्लीट किया। उसके लिए हमने शायद आई थिंक 70,000 रुपया कितने का अनुदान दिया है। तो ऐसी वर्कशॉप भी सरकार की तरफ से लगाई जा रही है। और इसके अलावा जितने भी हम स्टेट लेवल के फेस्टिवल चाहे वो सूरजकुंड में इस टाइम दिवाली मेला चल रहे हैं, चाहे वो गीता जयंती कुरुक्षेत्र में होती है, इंटरनेशनल गीता जयंती पूरे 10 दिन चल रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेला चलता है, या वो स्टेट लेवल के और बड़े आयोजन होते हैं, सब में इन साजिंदों को हम एज ए उनको हम बोलते हैं वेलकम पार्टी, एज ए वेलकम पार्टी में प्ले करने के लिए बुलाते हैं। तो ऐसे सरकार कोशिश कर रही है कि इनको रिवाइव किया। आपने एक अभी सॉन्ग भी निकाला है जिसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा। सक्सेस वाली लैंड मेरा जो सॉन्ग है वो हरियाणा के बच्चे जो विदेशों में जाके स्ट्रगल करते हैं और अपना खून पसीने की कमाई मेहनत से अपना वहां एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ये उनको डिवोटेड है। विदेश में जाने वाले उन युवाओं को और विदेश में जाने की सोचने वाले युवाओं के साथ साथ जो युवा देश में रह के भी जो संघर्ष करना चाहे हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहे हैं, लेकिन उनको जिन तानों से दो चार होना पड़ता है, ये उस संघर्ष के बारे में है कि वो खुद अपने अंदर का संघर्ष भी करने लग रहे हैं और बाहर का संघर्ष भी करने लग रहे हैं। तो ये सॉन्ग उनको लेके मैंने बनाया है और इसे मैंने 3-4 देशों में शूट किया है। तो अच्छा सॉन्ग बन पड़ा है। बाकी दर्शकों को जैसा पसंद आए वैसा, क्योंकि हम तो अपना काम करके ईमानदारी थे यूट्यूब पर अपने चैनल पर छोड़ दें, उसके बाद उनको जैसा पसंद आए वो जैसा। लेकिन ये है कि कला यात्रा में हमारी आहुतियां हैं और ये हम देते रहेंगे। अच्छा संदेश परक गाना जिसमें अच्छा संदेश भी जाओ है, माँ बेटा भाण भाई सारे इकट्ठे मिलकर वीडियो देखे तो उन्हें शर्मिंदगी ना होगी ये सीन बेकार था। किसी माँ ने, किसी भाण ने, किसी भाई ने, किसी बाबू ने किसी पानी पीने के बहाने थे सरकना ना पड़े वह वीडियो देखते देखते, बस ये हमारा उद्देश्य है। जी, आगे आप कहाँ देखते हैं गजेंद्र फोगाट को? मतलब एक एम तो होता है ना कि वहां पहुंचना है। बेसिकली जैसे डीजे सॉन्ग मेरा वो काले की बहुत हिट हुआ और वल्मा पावरफुल मेरा काफी हिट हुआ। बमलेरी मेरा पिछले 7 साल से ट्रेंडिंग में, ट्रेंडिंग से नीचे आया ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हिट की श्रेणी लगाएं तो मेरी जोड़ी में 4-5 हिट है बतेरे। अब तो मुझे समाज को नंबर 1 तो सोसाइटी में जो मैसेज वाले गाने वो देने, तो यूं मान लो कि 10 गाने मैं मैसेज भी और एंटरटेनमेंट भी उसके मैं दूंगा और उनमें से 6-7 गाने तो मैंने विदेशों में ही शूट किए हैं। जिस गोल्डन ब्रिज पे आज तक इंडिया की किसी फिल्म का कोई मुझे लगता है कोई सीन शूट नहीं हुआ, उस गोल्डन ब्रिज पे मैंने गाना शूट कर दिया है, बहुत जल्दी आपको दूंगा जी। इसके साथ साथ मेरा उद्देश्य ये है कि मैं देखो सोसाइटी में संगीत जो है ना वो एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। हमें ऐसे ही लगता है अगर ये ना राग जो है, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो यो राग ट्रीटमेंट करेगा, अगर आपको शुगर है तो यो राग ट्रीटमेंट करेगा, यानी कि राग जो है वो ट्रीट भी करता है, तो इसकी मेडिकल वैल्यू भी है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में इस पे शोध करके और हरियाणवी को भाषा का दर्जा दिलाने में प्रयास करना, उसकी वोकेबलरी बढ़ाना और हरियाणवी को एक ऐसे लेवल पे ले जाना जहां पे कोई भी व्यक्ति
उसको गा के अपने आप को छोटा महसूस ना करे, क्योंकि हरियाणवी शब्दों की जो गरिमा है वो बनानी पड़ेगी हमने। हरियाणवी का जो लेवल है उसको थोड़ा सा हमें अप ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणवी को इस टाइम भी हम हल्की फुल्की भाषा मान, हल्की तो नहीं, हल्की फुल्की भाषा माना, लेकिन वो क्योंकि हरियाणवी का जो भी गाना हम सुनते हैं कहीं ना कहीं राइटर भी ये कोशिश करते, देखो संगीत तो सेम होता है, पूरी दुनिया में संगीत एक ही है, सारे गाँव पाता नहीं, सात सुर है, शब्द जो है ना, शब्दों की गरिमा अप डाउन होती है। तो मुझे लगता है कि मुझे भी कोई ऐसे गीत लिखने पड़ेंगे जिसमें हरियाणवी जो हमारी माँ बोली है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस और वो मिले, प्रसिद्धि या रिस्पेक्ट मिले, और गूढ़ लिखना पड़ेगा और गहरा लिखना पड़ेगा। जैसे वो गाना कितना अच्छा है कि मन हानी अच्छी लग गए स्वाद ना लाभा में मेरा जी लागे से पाप्या में। अब ये देखो ये गाना की बूंदा है, ये मगन कल्चर हो, अश्लीलता हो, बोंडा डांस हो, साधु महात्मा ले रखे गाने में, और कितना सुपर हिट है, सुपर हिट। फिर तो आनी और लाभ का भी कितना गजब का कॉम्बिनेशन, स्वाद ना लाभा में जी लागे से पाप्या में, कितनी अच्छी काफिया मिलान है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे नए राइटर है वो इस बात को समझ रहे हैं, और ये कोई 2-4% हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई हम गंदा नहीं लिखांगे, वो ज्यादातर तो वो कोई यूपी का राइटर है वो लिखता है बोंडे से गाने, तो वो दूसरी स्टेट के हमारी स्टेट कल्चर से क्यों प्यार करेंगे। तो जो हमारी स्टेट के राइटर हैं 90% राइटर तो बहुत अच्छे गाने लिख रहे हैं, बल्कि 99% राइटर। तो ऐसा नहीं है, और आप देख लेना, मैं आप और मैं दोनों जिंदा रहेंगे। हरियाणवी जो कल्चर है वो पंजाबी कल्चर से बहुत ऊपर तक जाएगी। आज पंजाब में हरियाणवी जो गाने बज रहे हैं उनमें एक भी गंदा गाना नहीं होता, वो अच्छे गाने ही बजाते हैं। और पंजाब में हरि सिंह के शो नहीं करने देते वो, ऐसे हरियाणा में भी ये शो बंद हो जाएंगे जो इस तरह के गाने वाले हैं या पेन ड्राइव यूज करने वाले हैं, जो गाते ही नहीं मुंह अलावा है, वो सारे शोज बहुत लंबे चलने वाले हैं। जनता समझदार है, जनता भोली है, बेवकूफ नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है। जो जनता पैसे खर्च करके स्टेज लगाती है, मंच लगाती है, वो जनता कभी अपने बच्चों को इस तरह के गलत एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए नहीं लगाती। रोहतक में 12 अक्टूबर को शो है, हाँ, मस्त रात में, जी, आपका पॉडकास्ट उससे पहले आ लेगा। 3000 रुपए की टिकट है, और हॉल खचाखच भरे हुआ, तो पहले लिख लो, बिक चुकी ना। सरताज का शो है, हाँ। सरताज एक भी गंदा गाना गाता है? सरताज ने कोई गंदा गाना गाया? कोई गंदा गाना गाया? PhD है, मतलब उस पे शोध किया उन्होंने पूरा। PhD म्यूजिक नहीं है, PhD सूफी म्यूजिक में, सूफी म्यूजिक और अरेबियन म्यूजिक पे भी काम बहुत सीखा है उन्होंने। तो जो खालिस कलाकार होगा ना, उसके मेरा यही सपना है। दूसरा, पहले मेरा सपना था कि सिंगल नाइट क्यों नहीं होती। मैं बहुत कलाकारों से मिला, मैंने कहा सिंगल नाइट क्यों होती, बोला कोई ऐसा कलाकार पैदा ही नहीं है जो सारी रात गा सके 3-4 घंटे। तो मैंने थोड़ा प्रयास किया, सीखा जो भी था, और 2007-8 में या 10 में सिंगल नाइट हमने करी रोहतक में ही, 15,000 पब्लिक आई थी। और कोई न्यूज सोचता हो कि भाई गलत है, झूठ बोल रहा है, तो यूट्यूब पर गजेंद्र फोगाट लाइव 1 लिख के देख, दैट वाज द वेरी फर्स्ट स्टार नाइट ऑफ हरियाणा। उससे पहले स्टार नाइट ही होती थी, सिंगल नाइट अब भी नहीं होती। 3-3 सिंगरान बुलाओ जब काम चल रहा है, लेकिन हम तो 6.5 घंटे का लेते हैं। वो इसलिए भी है ना कि तीनों के जो प्रशंसक है वो आ जाएंगे। मन तो ऐसा लग गया है कि प्रशंसक से ज्यादा श्रोता आना जरूरी है। प्रशंसक तो बदलते रहे, श्रोता नहीं बदलते। ठीक है, कान है वो तो सुनेगा, प्रशंसक तो इन आज सुना आया भाई बहुत बढ़िया गाना, कल लगो अच्छा गया तो उसका पलट के प्रेम चल पड़ेगा। नहीं निकला जिसकी रामला बड़ी आरती उड़ जाया करते, प्रशंसक तो बदल जाएगा, लेकिन आयोजक कैसे बदलेगा? जी रामलीला करनी है। आपने एक बात भी कही थी आज जब बात कर रहे थे, वो उस पे रागनी पे, सांग पे, और उस पे क्या बोलते हैं कि वो श्रोता है और वो सुनने के लिए आते हैं लोग। हाँ, वो ये था कि चंद्रबादी और पंडित जगदीश का एक ही गांव में कार्यक्रम हो गया। तो चंद्रबादी ने पंडित जगदीश से पूछा, भाई आप तो भजन करते हो पंडित जी, तो आपका कितना कमाई हो जाए? बोले 30-40 रुपये आ जाए। बोले अच्छा। बोले आपको पता है मेरे कितने आते हैं? 150 रुपये तो शाही पकड़ता हूँ मैं, कम से कम, और 30-40 रुपये तो मैं अपने साजन में बांट दूं। एक काम करो, आप मेरे बेड़े में शामिल हो जाओ, ये 40 रुपये मैं आपने दे दूं, आप क्यों दुखी हो रहे हो? तो उन्होंने बड़ी, जगदीश ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा नहीं आपके मासी जी और मेरे कार्यक्रम में बड़ा फर्क है। बोला क्या फर्क है? बोला आपने लोग देखना हो, मतलब लोग सुनना। तो मैं चाहता हूँ कि हरियाणवी को लोग देखने में आए, सुनने आए। ये जो
मुझे बड़ा दुख हुआ। डीगल में एक कार्यक्रम था, बाबा मोजमा का, और एक दिन मेरा कार्यक्रम था, और मेरे से अगले दिन सपना चौधरी जी का कार्यक्रम। बाबा मोजमा की बड़ी मान्यता है डीगल में, और वो वहां के सिद्ध पुरुष है। मैंने वहां भजन सुनाए, सपना चौधरी जी के डांस ही होने थे। तो तीसरे दिन इस बात पे हुआ कि भाई एक कार्यक्रम और होगा, 3 दिन का होता है मेरा, तो किसको बुलाए। तो बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, पहली पॉडकास्ट में कह रहा हूँ ये बात। जवान बालक तो मेरे पाड़ गए जी, गजेंद्र फोगाट अच्छा गा रहा है, कल बड़ा समय, लेकिन बूढ़े ने बोले ना भाई सपना चौधरी ने आने दो। उनपे तो एक हो रहा है कि कई बुजुर्गों ने अपनी जमीन बेच के पैसे उड़ाए। मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैंने सुना है उनके इंटरव्यूज थे एक, वो भी अच्छी कलाकार है, लेकिन हाँ। कई बार क्या होता है कि भटक जाता है कलाकार। हाँ। देखिए मैं ये मानता हूँ, उनकी फैन फॉलोइंग बुजुर्ग ज्यादा है, मुझे मतलब देखा है उनके। मैं ये मानता हूँ कि कला का बाजार हो सकता है, बाजार की कला नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाजारू कला होती है ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है, और देखो बाजार का जो नेचर है वो है खींचने का। अभी एंटरटेनमेंट के बाजार ने लोगों को लोहा कर दिया है और बाजार में चुंबक के गुण भर दिए हैं, और इसीलिए ये सर्वनाश हो रहा है। इसीलिए कुछ कलाकार पैसे के चक्कर में, राजू पंजाबी दिवंगत हो गए, उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने बोला यार पंजाब की एक कंपनी ने मेरे को पर गाना 10 लाख रुपए देने का ऑफर किया है। मैंने कहा सावधान, ये आपकी कीमत नहीं बढ़ा रहे, ये आपसे अपने हिसाब से कला को मोड़ने की कीमत, तो सावधान हो जाइए। और बाद में हमारी ये बात हुई भी, वो चाह रहे थे कि इस तरह से ये गाओ। तो मुझे लगता है कि बाजार में जब चुंबक के गुण भर जाते हैं और आदमी को लोहा कर दिया जाता है, तो आदमी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से चेपेगा, फिर अपने हिसाब से अट्रैक्ट कर लेगा। एक चीज क्योंकि लंबी ज्यादा हो जाएगी तो और बातें, मुझे एक बात लगती है कि हम जब भी मिले हैं, कई जगह मिले हैं, तो मुझे आप संजीदा बहुत लगते हैं चीजों के प्रति, लेकिन लॉबी जो है ना वो बोतल का चीजों को कर देती है, ये बड़ा नुकसान करती है। लॉबिंग कैसे टूटेंगी, इस पे कभी कोई चीज की हरियाणवी कलाकारों में कि वो इकट्ठा कैसे बैठ सकते हैं? मैं ये मानता हूं कि कलाकार को इकट्ठे बैठने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपनी अपनी ईमानदारी तो अपनी अपनी कला करे जाओ। जब आप ये देखिए कि जो तारे हैं, वे तारे अपनी अपनी जगह है तो अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं, तभी तो सारे टिमटिम आकाश की तरह सुंदर लगता है रात। जब न्यू कहो सारे इकट्ठे हो एक सूरज बन जाओ तो कोई फायदा नहीं। और सूरज में भी बहुत सारे सूरज हैं, वे भी अलग अलग रोशनी दिखाने लग रही है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे। मुझे लगता है कि गुलाब के फूल का एक बगीचा पूरे हरियाणा को या पूरे देश को थोड़ा महका सकता है। और मुझे लगता है सारे कलाकार रंगों की तरह हैं, कितने लीला, कितने धोला, कितने येलो, गुलाबी, नीला, पीला, ये अलग अलग कलर्स हैं। मुझे लगता है इन सबको मिक्स करोगे तो शायद एक ही कलर बन जाएगा, और शायद ब्लैक होता है। मुझे ऐसा लगता है सारे कलर, या फिर व्हाइट, कुछ ऐसा है। कलर तो व्हाइट और ब्लैक ही है, लेकिन इनसे अलग अलग कलर। तो मुझे लगता है कि कलाकारों को इकट्ठा बैठने की जरूरत है ही नहीं। इस दुनिया में कोई कलाकार इकट्ठे नहीं बैठते कहीं भी। अमेरिका ला लो, जापान ला लो, पंजाब ला लो, हरियाणा ला लो, राजस्थान ला लो। इनफैक्ट एनलाइटेड लोग, बौद्धिक पुरुष भी इकट्ठे नहीं बैठते। जावेद अख्तर साहब ने ये कहा कि गुलजार से मिले हुए 20-20 साल हो जाए। ओशो ने ये कहा कि मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति से कभी मिला ही नहीं। एक बार जहाज में बताया गया कि वो सब अगली सीट पर था, मैं पीछे बैठा था। लेकिन दोनों की फिलोसफी, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इंडिया में अपनी फिलोसफी को उस टाइम पे फैलाया जब ओशो अमेरिका के ओरेगन में अपनी फिलोसफी को पूरी दुनिया में फैला रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा सब अपना अपना काम ईमानदारी से करिए जाओ, सबकी एनर्जी पहुंचेगी एक ही जगह। अभी क्या हो रहा है कि भाग सभी रहे, पहुंच कोई नहीं रहा। यही मुश्किल है सर, यही सवाल ही मेरा है। आपका सवाल का जवाब ये है कि सारे कलाकार अपने अंदर की यात्रा करें। जब आप अंदर जाते हो ना तो आपको असली जवाब मिलता है। जापान में एक जैन फकीर कहानी सुना होता, जापान में भूकंप बहुत आते हैं, भूकंप आ गया, सारे बाज लिए, चले सपाटे उठ के, 10-5 सेकंड का भूकंप था, भूकंप चला गया। तो जी बाबा बुला रखे मोटा भीतर रह गया। बोला भाजो, सारे उल्टे भाजे। वो जैन फकीर आराम से आंख बंद करे बैठा था। मैंने बोले बाबा जी बड़ी गलती हुई, हम तो आपने छोड़ गए, बाज गए।
बोले आप क्यों ना बाजे, ना बाजे तो मैं भी था, तब बाहर बाज के मैं भीतर बाज गया, तब उड़े बाजे जड़ा चारों तरफ भूकंप था, मैं उड़े बाजे जड़ा भूकंप था ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे कलाकारों को नंबर एक तो पहली बात तो पढ़ना पड़ेगा। ये सारे दिन हमारे कलाकार साथी जो मोबाइल पे लगे रहे ना कि फेक आईडी बना के फलाने ने गाल पक दो, फलाने ने कर दो, छोड़ो यार, इतना टाइम भी क्यों कराओ है। मैं न्यू पूछ लूं, आज मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, हरियाणा में कौन सा ऐसा कलाकार है जिसने 10 लेखकों की पुस्तकें पढ़ी? अमृता प्रीतम को किस किस किसने पढ़ा है, इमरोज को किस किसने पढ़ा है, या अगर आप कहें जाए दुष्यंत को कितने कलाकारों ने पढ़ा है, डेल कार्नेगी को कितने लोगों ने पढ़ा है, कार्ल मार्क्स को कितने लोगों ने पढ़ा है। मैं पूछ लेता हूँ और आप मुझे बता दो। फैज को कितने लोगों ने पढ़ा है? फैज अहमद फैज बहुत अच्छे शायर हैं, उनको कितने लोगों ने पढ़ा है? आजकल तो ठीक है, अगर आज तहजीब हाफिज चल रहा है तो 2 शेर उसके कितने दी गए इस पे तो वे याद कर ली। लेकिन अगर आप तहजीब हाफिज के बारे में पूछोगे या पढ़ोगे तो बेरा पाटगा वो हरियाणवी गाने लिखा करता पहले, और उसने गजेंद्र फोगाट से फोन करके, पाकिस्तान से फोन आया था उन दिनों जिन दिनों वो स्ट्रगल कर रहे थे जी। तो उन्होंने कहा कि मैं एक गाना आपको भेज दूं, आप गा दोगे? तो मैं बोला पाकिस्तानी मैं ना गाऊंगा। और 5 मिनट तो है मखारा वो मेरा गाना एक लिख के दे देगा, मतलब वो तेरा फोन ना था। वैसे कला की कोई दीवारें नहीं, कोई दीवारें नहीं होती, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ चीजें हो जाती है तो उसमें से जुड़ जाती है चीजें। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी कलाकार हैं उनको अपने अपने अंदर जाके ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करके, ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग करके, उसके बाद जब आपकी जो कला निकलेगी ना निखर के, वह कुंदन की तरह दमकेगी, वह कभी खत्म नहीं हो। मेरा एक गीत है पानी आख्या का, 2007-8 में मैंने गाया था। मुझे लगता है उसके बाद से उस टाइम आई थिंक मिलेनियम जनरेशन चल रही थी, ईब अल्फा चल रही है, अल्फाड़ा ने बेरा है, और उस टाइम पर गाया था यो पानी आख्या बिन बात तो आया ना। तो मुझे लगता है कि बीच में 5 जनरेशन आली, वाई आली, एक्स आली, जेड आली, जेंगजी आली, अल्फा आली। तो ऐसा क्यों है कि मेरे वो वर्ड्स जो इतने साल पहले मैंने लिखे थे वे आज भी ट्रेवल कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आज से 10 जनरेशन के बाद चांद पे किसी चंद्रयान में कोई बच्चा अगर अपनी प्रेमिका से दूर बैठा होगा और वो उसको याद कर रहा होगा कि वह धरती पर मैं चांद पे बैठा ट्रेवल कर रहा हूं, तो वो भी पानी आंखा चला कर होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो मैंने उसी तल पे आके लिखा था जिस तल पे एक आदमी विछो में जाता है। तो मुझे लगता है कि कला में ईमानदारी बहुत जरूरी है, और बहुत से कलाकारों ने ऐसी ईमानदारी दिखाई भी है। जिन जिन ने दिखाई है उनके गाने, लेखन, शब्द, वीडियोज, नृत्य, ऑडियो विजुअल्स, वो सब अमर हो गए हैं। लेकिन ये अमरता हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, जब तब जाकर हरियाणवी एक पीक पर पहुंचेगी। मतलब आप पढ़ते तो बहुत इन चीजों से लगता है कि बिना स्टडी के ये चीजें आती तो नहीं, क्योंकि कलाकार बहुत ऊपरी बातें करते हैं। बहुत सारे कलाकारों से मिले हैं। मेरे पिताजी का रूल था कि मैं 3rd 4th क्लास ऑनवर्ड से ही देख रहा हूँ। मेरे पिताजी अभी 16-17 साल पहले जो है भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन मेरे पिताजी ने घर में एक नियम बना रखा था। एक तो गृह शोभा, सॉरी सरिता, गृह शोभा तो अब आती है, एक तो सरिता मैगजीन आती थी, वो गृहिणियों के लिए होती थी, और एक माया मैगजीन आती थी जो देश और विदेश सब की खबरों का पूरा खाका देती थी। तो वो पिताजी ने घर पे रेगुलर लगा रखी थी, और उसके बाद न्यूज़पेपर भी शुरू कर दिया था। मुझे उस टाइम लगता था कि पापा क्यों न्यू कहेंगे ये मैगजीन पढ़ लो, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरे पापा बहुत कमाल का काम करके गए। उन्होंने पढ़ने की आदत डाल दी। आज भी मेरे घर में ज्यादा नहीं तो 150 पुस्तकें हैं। आप भी मुझे कोई पुस्तक भेंट करोगे तो मैं छाती के लाके ले जाऊंगा। सो मुझे लगता, और अगर कोई आप पुस्तक मुझे सजेस्ट कर सको तो मुझे बताना, मैं उसे पढ़ूंगा। आज भी पुस्तक का थूक लाकर जब पन्ना पलटा है या उसकी खुशबू, मतलब मोबाइल ने आज इतना अकेला कर दिया है कि आज नींद आती है तो छाती पे पुस्तक रखे सोए अरसा हो जाए। क्योंकि मैं भी मोबाइल का आदि, मैं ये कब कह रहा हूँ कि मैं पुस्तक ही पढ़ता, मोबाइल नहीं यूज करता, ये आज की जरूरत बन गया है, पर मजबूरी ना बनी, कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि वो पठन पाठन की आज जो मेरे पिताजी ने डाली थी बचपन की, वो आज तक मैं कैरी कर रहा हूँ, बट मेरा बेटा नहीं कर पा रहा है। तो मैंने अपने बेटे को अभी एक चैलेंज दिया है। डेल कार्नेगी की एक बुक है, हाउ टू मेक फ्रेंड एंड विन द पीपल, वो पढ़ने के लिए मैंने बोला कि तू 3 बार पढ़ेगा इसको, उसके बाद मैं तेरे से पूछूंगा, क्योंकि उसमें 5 ही अध्याय हैं। तो वो आजकल वो पढ़ रहा है।
पर मेरे पिताजी मुझे उसको नेचुरली तरीके से पढ़ाते थे। और जिन दिनों मैंने माया मैगजीन को सबसे पहली बार पढ़ा तो ओशो पे ओरेगन में मुकदमा चल रहा था, तो ये उन दिनों की बात है, तो मैं तब से ही मैगजीन पढ़ रहा हूँ। तो ये थे हरियाणा के बेहतरीन कलाकार गजेंद्र फोगाट जी, जिन्होंने बताया कि इनके जीवन का संघर्ष क्या रहा और एक कलाकार को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र फोगाट जी, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो हरियाणवी इंडस्ट्री को, कलाकारों को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा और हमें भी हौसला मिलेगा कि आपको नए नए कलाकारों से मिलवाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर जरूर करें।